16 जुलाई 1969 का वो दिन मानव इतिहास का एक स्वर्णिम दिन था, जिस दिन मानवता ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। वो छलांग इतनी बड़ी थी कि हम जिस चंद्रमा को पूजते थे उसी चंद्रमा पर इंसान पहुंच गए। और चांद पर इंसानों का पहुंचना कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि चांद पर पहुंचने वाले हम वो इंसान थे जो कभी सिर्फ अपने भोजन की तलाश में जंगलों में भटका करते थे। जंगलों में भटकने वाले उन इंसानों ने सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी बनाई थी वो थी उनके पत्थरों के हथियार। उस समय कौन जानता था कि जिन हाथों से वो अभी पत्थरों के औजार बनाकर शिकार कर रहे हैं, उन्हीं हाथों के इस्तेमाल से वो एक दिन ऐसी टेक्नोलॉजी बना देंगे जो इंसानों को चांद और मंगल पर पहुंचा देगी। इंसानों के जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई खोज रही है तो वो थी पहिए की खोज। जब से हमने पहिए की सवारी करना शुरू किया है, तब से मानो हमारे विकास रूपी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। और आज ये रफ्तार इतनी तेज है कि हमने तो मन ही बना लिया है कि हम अब इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनकर ही रहेंगे। और पिछले 100 सालों में हमारे विकास की गाड़ी तो मानो रॉकेट की रफ्तार से दौड़ी है। हमें अपनी आज की इस टेक्नोलॉजी पर बहुत गर्व होता है, और गर्व हो भी क्यों ना, क्योंकि सिर्फ एक जगह पर बैठे बैठे अपने मोबाइल से इंटरनेट के द्वारा हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। क्या जंगलों में रहने वाले इंसानों ने ऐसा कुछ सोचा भी था कि भविष्य के इंसान ऐसा भी कुछ कर देंगे? आज हम अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से गगनचुंबी इमारतें बनाकर उनमें अपना आशियाना बनाए हुए हैं, लेकिन क्या कभी पेड़ों और गुफाओं में रहने वाले इंसानों ने सोचा होगा कि इंसानों का भविष्य इतना सुनहरा होने वाला है? हमारी आज की टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ चुकी है कि इसकी गणना करने में ही हमें कई महीने लग जाएंगे। लेकिन कभी कभी हम इतिहास के पन्नों में पीछे झांक कर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है जो हमें इतना विकसित होने के बावजूद भी बौना महसूस कराता है, और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में हमने ही अपनी टेक्नोलॉजी को इस कदर बढ़ाया है, या इंसानी इतिहास की विकास की कोई ऐसी भी कड़ी है जो हमसे छूट रही है। लगता तो ऐसा ही है। अगर हम मानव इतिहास में सिर्फ 4 से 5 हजार साल पीछे ही झांकें तो हमें पृथ्वी में दफन उन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी कभी हमारी ही तरह या हमसे भी ज्यादा उन्नत रही थी। ऐसा नहीं है कि वो उन्नत सभ्यताएं पृथ्वी पर सिर्फ एक सीमित भाग में ही रहा करती हों, बल्कि वो तो पृथ्वी के कोने कोने में वास किया करती थी। आज हम इंसानों को भले ही ऐसा लगे कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले प्राणी हैं, लेकिन ये अधूरा सच लगता है, क्योंकि पृथ्वी के रेत के नीचे दफन उन सभ्यताओं के अवशेषों को देखने के बाद दिमाग वास्तव में ही चकरा जाता है। क्योंकि जो वैज्ञानिक खोजें हम आज कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारी जैसी टेक्नोलॉजी या हमसे भी बेहतर टेक्नोलॉजी इस धरती पर पहले भी वास कर चुकी है। ऐसा लगता है कि हम इतने उन्नत होने के बावजूद भी अपने इतिहास को कभी जान ही नहीं पाए। प्राचीन समय में मौजूद उस उन्नत टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों के अपने अलग अलग मत होते हैं। कुछ लोग उस टेक्नोलॉजी को भगवान और देवताओं से जोड़ते हैं तो कुछ एलियनों से, लेकिन सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी को चुनौती देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म, समुदाय या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हमारे पास बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं जिनसे हम सौरमंडल के सभी ग्रहों की एक्चुअल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में अभी से लगभग 2000 साल पहले टेलीस्कोप जैसी कोई चीज ही नहीं थी। तो फिर अभी से 2000 साल पहले की सभ्यताएं सौरमंडल और इसमें मौजूद ग्रहों के बारे में कितना जानती थी? अब जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक टेलीस्कोप का निर्माण साल 1609 में गैलीलियो गैलीली द्वारा किया गया था। वो गैलीलियो गैलीली ही थे जिन्होंने पहली बार टेलीस्कोप की मदद से सौरमंडल के ग्रहों और उनके चंद्रमाओं को इतने करीब से देखा था। और टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद तो हम खगोल विज्ञान में खो ही गए और नई नई डिस्कवरीज होने लगी। लेकिन अभी से 2000 साल पहले की सभ्यताओं के पास सौरमंडल का कितना ज्ञान रहा होगा? अब जिस हिसाब से हमने अपनी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देखा है, उस हिसाब से लगता नहीं कि 2000 साल पहले के लोग प्लानिटरी सिस्टम में दिलचस्पी रखते भी होंगे। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। साल 1901 में मेडिटेरेनियन सी में
ग्रीक के एंटिकाइथेरा आइलैंड के पास एक पुरानी ट्रेडिंग शिप का मलबा मिला जो कि करीब 1st सेंचुरी BCE में डूबा होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने समय में समुद्रों के द्वारा व्यापार किया जाता था और उस समय व्यापार के लिए सोने के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। जब कोई शिप पानी में डूबता तो उसके साथ वो सोने के सिक्के भी पानी में डूब जाते जो शिप पर ट्रेडिंग के लिए मौजूद रहते। अब आज भी लोग पुराने समय में डूबे उन सोने के सिक्कों और खजाने को समुद्र की गहराई में मौजूद पुराने जहाजों के मलबों से बरामद करने की फिराक में रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खजाना ढूंढने वालों को उन पुराने जहाजों के मलबे में से कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी को बयां करती हैं। ऐसा ही कुछ साल 1901 में हुआ जब खजाना ढूंढने वाले लोग एंटिकाइथेरा आइलैंड के पास एक पुरानी शिप के मलबे को खंगाल रहे थे। तब उन्हें एक पुराने समय की कोई मैकेनिकल डिवाइस मिली। जब उस मैकेनिकल डिवाइस को पुरातत्वविदों द्वारा जांचा परखा गया तब पता चला कि वो डिवाइस करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब चूंकि वो डिवाइस एंटिकाइथेरा आइलैंड के पास मिली थी तो उसका नाम उसी आइलैंड के नाम पर रखा गया जिसको आज हम एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। जब एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म को वैज्ञानिकों द्वारा जांचा परखा गया तो वैज्ञानिकों को वो डिवाइस अपने समय के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस लग रही थी। इस डिवाइस ने पुरानी सभ्यताओं के लोगों के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये डिवाइस ब्रॉन्ज से बनी हुई है और इस पर बहुत ज्यादा जंग लगी हुई है। इस डिवाइस में उपयोग की गई बेमिसाल इंजीनियरिंग को देखकर वैज्ञानिक अपना सिर पकड़ने पर मजबूर हो गए। वैज्ञानिक सोच रहे थे कि ये डिवाइस आखिर कहां से आई है, इसको किसने बनाया, ये कैसे काम करती है और इसका क्या काम है। करीब 100 सालों तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म का परीक्षण किया, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इसके रहस्यों को सुलझाने के करीब भी नहीं पहुंच पाया। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म एथेंस के नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी में रखी हुई है। जब हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई और हम इस काबिल हुए कि एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म के रहस्यों को डिकोड कर पाएं, तो दुनिया भर के अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स जैसे कि इंजीनियरिंग, आर्कियोलॉजी और विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग देशों से आकर कोलैबोरेट करके इसकी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब परेशानी ये थी कि इस डिवाइस के अंदर क्या है, इसको कैसे देखा जाए। अब ये प्राचीन इतिहास की एक बहुमूल्य टेक्नोलॉजी थी, तो इसको अलग अलग पार्ट्स में खोलकर तो देखा नहीं जा सकता था। तो वैज्ञानिकों को इसके अंदर झांकने के लिए एक हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सरे मशीन की जरूरत थी। लेकिन अब यहाँ पर भी एक परेशानी थी। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मशीन ऐसी थी जो एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म को अंदर से झांक कर देख सके, और वो मशीन इंग्लैंड में मौजूद थी। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म एक प्राचीन धरोहर थी जो बेहद कमजोर थी, तो इसको एथेंस से इंग्लैंड तक ले जाने में इसके टूटने का खतरा था। तो इस समस्या को देखते हुए उस बड़ी और हैवी एक्सरे मशीन को बहुत ज्यादा खर्चा करके इंग्लैंड से एथेंस पहुंचाया गया, जिससे इस प्राचीन एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म को बिना ज्यादा हिलाए डुलाए जांचा परखा जा सके। जब इस मशीन से एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म की जांच की गई तो वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग चकरा गए, क्योंकि एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वैसी टेक्नोलॉजी का 2000 साल पहले अस्तित्व में होना संभव नहीं था। ये डिवाइस अंदर से एक घड़ी की तरह बनी हुई थी जिसमें अलग अलग साइज और शेप के 37 गियर लगे हुए थे जिन पर टीथ बने हुए थे। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म कुछ और नहीं बल्कि दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो आधुनिक कंप्यूटर के बनने से भी 2000 साल पहले बनाया गया था। ये एक एक्चुअल कंप्यूटर था जो इनपुट लेता और आउटपुट देता। ऐसा माना जाता है कि इसको 100 BCE में बनाया गया था। अब सवाल ये है कि उस समय एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म का काम क्या था जिसलिए इसको बनाया गया। आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा इसकी जांच पड़ताल करने के बाद इतिहासकारों ने पाया कि ये कंप्यूटर उस समय के कैलेंडर को बताता था, उस समय लगने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी बताता था। ये उस समय एथलेटिक गेम्स की भी टाइमिंग को ट्रैक करता था। उस समय ऐसी किसी डिवाइस का अस्तित्व नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये अपने समय से बहुत ज्यादा आगे की डिवाइस थी। इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये डिवाइस उस समय में बनाई जा चुकी थी, जबकि पहली मैकेनिकल क्लॉक का आविष्कार भी 14वीं सदी तक नहीं हुआ था। और जब पहली मैकेनिकल क्लॉक बनी थी तो उसका साइज एक छोटी कार जितना बड़ा था, लेकिन एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म को तो पहली मैकेनिकल घड़ी से भी 1500 साल पहले ही प्राचीन ग्रीस में बनाया जा चुका था, जो कि बहुत छोटी थी, जिसको बहुत ही बारीकी से बनाया गया था।
और ये आधुनिक घड़ी से कई गुना ज्यादा स्मार्ट थी। और एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म सिर्फ समय को ही ट्रैक नहीं करती थी, बल्कि ये फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करती थी, जिस तरह से आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स द्वारा प्रिडिक्ट किया जा सकता है। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म में लगे गियर्स और पिन के द्वारा सूरज, चांद और अन्य ग्रहों को ट्रैक किया जाता था। आप अभी अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे होंगे। ये एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म के लॉजिक पाथवेज का डायग्राम है, जिसमें हर एक गियर का फंक्शन दिखाया गया है। अगर आज भी हम इंसान एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म जैसी कोई डिवाइस बनाए तो वो भी हमारे लिए बहुत आधुनिक होगी, जिस तरह से एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म काम करती है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह की नॉलेज का एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को बनाने में उपयोग किया गया था, वो ज्ञान प्राचीन समय में ही विलुप्त हो गया। अगर ये नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होती रहती तो शायद आज हमारी टेक्नोलॉजी की रूपरेखा ही अलग होती। अब ये बात तो सच है कि एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म का उपयोग कभी पृथ्वीवासी किया करते थे, लेकिन साइंस फिक्शन राइटर्स ये मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी दरअसल हम इंसानों की है ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी तो हम इंसानों को एलियंस द्वारा दी गई थी। लेकिन एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म ही इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आज के विज्ञान जगत को हैरान करती है, बल्कि और भी ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं जो एलियन टेक्नोलॉजी की तरह हैं। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपने समय से बहुत ज्यादा एडवांस थी और उस टेक्नोलॉजी को उस समय में नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी उस समय में भी थी। इसीलिए आज के कुछ बुद्धिजीवी लोग उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी को एलियंस से जोड़कर देखते हैं और मानते हैं कि प्राचीन समय में एलियंस पृथ्वी पर आते थे, जिन्होंने अपनी बेमिसाल इंजीनियरिंग के सबूत पृथ्वी पर छोड़े। साल 1912 में एक पॉलिश बुक डीलर जिसका नाम वल्फ्रेड वॉयनिच था, वो इटली में विला मोंड्रेगोनी में गया। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत पुरानी और रहस्यमय किताब को खरीदा। उस किताब के कवर पर कोई टाइटल नहीं था और ना ही उस किताब के लेखक का नाम लिखा था। उस किताब में 100 से भी ज्यादा ऐसे पेज थे जिनमें बहुत ही डिटेल्ड में चित्र बने हुए थे, लेकिन उन चित्रों के साइड में जो भाषा लिखी हुई थी वो पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। वॉयनिच ने उस किताब में लिखी भाषा को डिकोड करने की कोशिश की और किताब में मौजूद डायग्राम्स को भी समझने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि इसको किसने लिखा है, कब और कहां लिखा है और इस किताब में जो चीजें मौजूद हैं इस सब का मतलब क्या है। वॉयनिच अपने पूरे जीवन काल तक इस किताब के रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस किताब के बारे में किसी भी सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पाया। बाद में इस किताब का नाम वल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर रखा गया, जिसे आज हम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। वॉयनिच के मरने के बाद इस किताब को किसी दूसरे क्रिप्टोग्राफर को दिया गया और उसके बाद किसी दूसरे को। सभी ने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन इस किताब के लिए उठ रहे सवालों के जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया। इस किताब में क्रिप्टोग्राफी के पूरे इतिहास के सबसे ज्यादा अनसुलझे कोड हैं। यहाँ तक कि आज की आधुनिक कंप्यूटर क्रिप्ट एनालिस्ट टेक्निक का प्रयोग करके भी इस किताब की गुत्थी को नहीं सुलझाया जा सका है। दरअसल क्रिप्टोग्राफर्स मानते हैं कि इस किताब में लिखी हुई सामग्री ऐसी किसी प्राकृतिक ऐतिहासिक भाषा में नहीं लिखी हुई है जिसको हम समझ पाएं। उनका कहना है कि हम इस किताब को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये किसी ऐसी भाषा में लिखी गई है जिसको अब कोई नहीं जानता, और दूसरा ये कि हो सकता है कि इस किताब में लिखी हुई भाषा कोई सीक्रेट कोड्स हों जो कि किताब के असली कंटेंट को सभी से छुपाने के लिए इस्तेमाल किए गए हों। इसका मतलब ये है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में जो भी लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। इस किताब को लिखने के लिए जानवरों की चमड़ी का उपयोग किया गया है। जब इस किताब की कार्बन डेटिंग की गई तो पाया कि इस किताब को 1404 से 1438 के बीच में लिखा गया होगा, लेकिन जब इस किताब को लिखा गया था तब क्रिप्टोग्राफी इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। आपको बता दें कि क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है किसी कोड को सॉल्व करना या किसी भाषा को कोड के रूप में लिखना। उस समय केवल एक ही क्रिप्टोग्राफी का मेथड था जो 15वीं सदी में इजाद हुआ था, जिसमें किसी गुप्त कोड को लिखने के लिए केवल अल्फाबेट्स को दूसरे अल्फाबेट्स के साथ स्वैप कर दिया जाता था। आज हम मॉडर्न कंप्यूटर्स की सहायता से 18वीं सदी तक लिखे गए कोड्स को बड़ी ही आसानी से डिकोड कर पाते हैं। ध्यान दें, 15वीं सदी से 18वीं सदी के आते आते क्रिप्टोग्राफी का लेवल बहुत बढ़ चुका था। 18वीं सदी में लिखे कोड्स को भी आधुनिक कंप्यूटर्स द्वारा सॉल्व किया जा सकता है,
लेकिन वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट तो तब लिखी गई थी जब क्रिप्टोग्राफी का लेवल बहुत ही बेसिक था, लेकिन फिर भी आज के आधुनिक कंप्यूटर्स के द्वारा इस किताब के रहस्यों को उजागर करना संभव नहीं हो रहा। इस किताब में क्या लिखा है वो तो समझ नहीं आता, लेकिन इस किताब में मौजूद चित्रों को कुछ हद तक समझा भी जा सकता है। जैसे कि इसमें अलग अलग जड़ी बूटियों के प्लांट्स बने हुए हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स हैं। इस किताब में नेचुरल वर्ल्ड के कुछ चित्र ऐसे भी बने हुए हैं जिनको इंसानों ने इस किताब के लिखे जाने के कई 100 साल बाद देखा था। जैसे कि ये चित्र जो कि एक गैलेक्सी की तरह दिखाई देता है, और ये चित्र एक प्लांट के सेल की तरह दिखाई देता है। आपको बता दें कि जब ये किताब लिखी गई थी तब ना तो कोई टेलीस्कोप था और ना ही कोई माइक्रोस्कोप था। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का आविष्कार तो इस किताब के लिखे जाने के करीब 200 साल बाद हुआ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बिना टेलीस्कोप के हम किसी गैलेक्सी को नहीं देख सकते और ना ही हम बिना माइक्रोस्कोप के किसी सेल को देख सकते हैं, लेकिन इस किताब में मौजूद ये चित्र प्राचीन दुनिया के बारे में कुछ अलग ही इशारा करते हैं। इस किताब में ऐसे बहुत से चित्र हैं जो अपने समय से बहुत आगे के हैं। कुछ लोग इस किताब को एलियंस से जोड़कर देखते हैं जो कभी पृथ्वी पर आए होंगे। अब ये भी सच है कि जब भी पुराने समय की कोई चीज हमारी समझ नहीं आती या वो चीज अपने समय से बहुत आगे की लगती है तो उसे हम एलियंस के साथ जोड़ने लगते हैं। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को उस समय के वैज्ञानिक रोजर बेकन या लियोनार्डो दा विंसी ने लिखा होगा, लेकिन इस किताब की कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि इस किताब के लिखे जाने से पहले ही रोजर बेकन तो मर चुके थे और इस किताब के लिखे जाने के बाद लियोनार्डो दा विंसी का जन्म हुआ था। खैर, जिसने भी इस किताब को लिखा है, लेकिन ये तो जाहिर है कि अगर इस किताब के कोड्स को सुलझा लिया जाए तो हमें बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार मिल सकता है। इस किताब में करीब 260 से भी ज्यादा पन्ने हैं और जब हर एक पन्ने को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा गया तो पाया कि किसी भी पन्ने में कोई एरर नहीं है। इतने साफ सुथरे तरीके से इस किताब को लिखा गया था। इस किताब में किसी भी जगह पर ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें ऑथर ने करेक्शन किया हो। इस किताब में कुछ चित्र तो ऐसे हैं जिनको एक पेज में बनाना संभव ही नहीं था, तो ऐसे चित्रों को बनाने के लिए 6 फोल्डेड पेजों का इस्तेमाल किया गया। इतनी बारीकियों का ध्यान रखते हुए इस किताब को लिखा गया है। सच में जिसने भी इस किताब को लिखा होगा वो कोई सुपर ह्यूमन रहा होगा। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमय किताबों में से एक माना जाता है, जिसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। हर साल नए नए विद्वान इस किताब को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। अभी तक हमने प्राचीन समय के बारे में जो टेक्नोलॉजी जानी है वो तो महज ट्रेलर मात्र है उस टेक्नोलॉजी का जिसकी पूरी पिक्चर तो इजिप्ट में बनी हुई है। चाहे इजिप्ट के प्राचीन मंदिर हों या पिरामिड, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा जान पाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोहे के चने चबाना। अगर हम इजिप्ट के पिरामिड्स की ही बात करें तो अभी तक ऐसा माना जाता रहा था कि पिरामिड्स एक तरह के मकबरे हैं जिनमें प्राचीन मिस्र के राजाओं को दफनाया जाता था। मान्यता ये भी थी कि मरने के बाद आत्मा को ईश्वर के पास पहुंचने में एक लंबा रास्ता तय करना होता है जिसमें बहुत समय लगता है। इजिप्ट वासियों का मानना था कि मरने के बाद आत्मा फिर से शरीर में वापस लौटेगी और उनका राजा जिंदा होगा। इस वजह से इजिप्ट वासी उन मरे हुए राजाओं की मम्मी बनाकर पिरामिड्स में दफना दिया करते थे। साथ ही मरने के बाद उनकी आत्मा को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वे फेरो यानी राजा की मम्मी के साथ कुछ नौकर चाकरों को भी जिंदा दफन कर देते थे। साथ ही फेरो की आत्मा को भूख ना लगे, इसीलिए वे कई सालों तक के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करके पिरामिड्स में दफना देते थे। इजिप्ट का जो सबसे बड़ा पिरामिड है और जो सबसे रहस्यमय भी है वो है पिरामिड ऑफ गीजा। ऐसा माना जाता है कि गीजा के महान पिरामिड को तूतनखामुन ने अपने ही जीवन काल में बनवाकर तैयार करवा लिया था, जिसमें कि बाद में उसको मम्मी बनाकर दफनाया जा सके। खैर, ये तो ऐसी मान्यताएं थी जो मिस्रवासी पिरामिड्स के बारे में मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तो पिरामिड्स के बनाए जाने का कुछ अलग ही पर्पस बताते हैं। पिरामिड्स को बनाने में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी के बारे में हम सोच कर ही हैरान होते हैं, लेकिन पिरामिड्स को बनाने के बाद इनका उपयोग जिस नई टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता था वो तो सच में ही हैरान करने वाली है। पिरामिड्स को बनाने में बेमिसाल मैथ्स और इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड्स का उपयोग इजिप्ट के राजाओं की मम्मी बनाकर उन्हें दफनाने के लिए नहीं किया जाता था। तो फिर पिरामिड्स को बनाने का असली मकसद क्या था, चलिए जान लेते हैं। वैसे तो मिस्र के ज्यादातर पिरामिड्स साधारण हैं, लेकिन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सच में ही ग्रेट है।
अब ये ग्रेट इस वजह से नहीं है कि ये देखने में बहुत बड़ा और सुंदर है, बल्कि ये ग्रेट इस वजह से है कि इस महान इमारत को बनाने में 20 लाख स्टोन ब्लॉक्स का उपयोग किया गया है, जिनमें हर एक ब्लॉक का वजन और साइज अलग अलग है। ग्रेट पिरामिड में 3 टन से लेकर 30 टन तक वजनी स्टोन ब्लॉक्स लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एशियन अडल्ट हाथी का औसत वजन लगभग 4 टन होता है, तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रेट पिरामिड में जो 30 टन के पत्थर लगे हैं, उनमें से सिर्फ एक पत्थर का ही वजन लगभग 8 हाथियों के बराबर है और 50 टन वजनीले पत्थर का वजन लगभग 13 हाथियों के बराबर है। अब आप सोच सकते हो कि कितने विशाल और भारी स्टोन ब्लॉक्स का उपयोग किया गया है ग्रेट पिरामिड को बनाने में। ग्रेट पिरामिड का जो बेस बना हुआ है वो 5,92,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इसकी हर एक साइड का एरिया 2,18,000 स्क्वायर फीट है। आपकी तुलना के लिए बता दूं कि ग्रेट पिरामिड का बेस इतना बड़ा है कि इसमें 9 से भी ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड समा सकते हैं और इसकी सिर्फ एक ही साइड में लगभग 3.5 फुटबॉल ग्राउंड समा सकते हैं। इतना विशाल है ग्रेट पिरामिड। पिरामिड की बाहरी लेयर 1,44,000 पॉलिश्ड केसिंग स्टोन से बनाई गई है, जिनमें हर एक पत्थर 8 फीट मोटा है और इनमें से किसी का भी वजन 50 टन यानी 13 हाथियों के वजन से कम नहीं है। विद्वानों की माने तो ऐसा माना जाता है कि इस महान इमारत को बनाने में 20 सालों का वक्त लगा था और इसको बनाने में रोजाना 20,000 मजदूर काम करते थे। पिरामिड्स में उपयोग किए जाने वाले पत्थर कई 100 किलोमीटर दूर से लाए जाते थे, जिनको लाने में कई दिन लग जाते थे। अब आप जरा खुद ही सोचकर बताइए कि क्या इतनी सारी मैन पावर, इतना सारा समय, इतनी विशाल इमारत जो बेमिसाल इंजीनियरिंग का नमूना है, क्या ये सब महज एक मकबरा बनाने के लिए किया गया था? वेल, मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि पिरामिड्स कोई मकबरा नहीं बल्कि पावर हाउस थे जो बिजली को बनाते थे। अब पिरामिड्स के बारे में वैज्ञानिकों की ये थ्योरी बिल्कुल ही अलग थी। पिरामिड्स के बारे में सदियों से चली आ रही मकबरे वाली मान्यता को इस थ्योरी ने एक झटके में खत्म कर दिया। अब वैज्ञानिक ऐसा क्यों मानते हैं कि पिरामिड्स पावर हाउस थे? उसमें वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कोई न कोई सबूत तो जरूर ढूंढे ही होंगे। दरअसल जब वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिड का अध्ययन किया तो पाया कि ग्रेट पिरामिड वैसा नहीं है जैसा कि एक मकबरे को होना चाहिए, और यहाँ तक कि पिरामिड में कोई भी मम्मी नहीं मिली जो ये साबित कर पाती कि वो एक मकबरा था। अब अगर हम प्राचीन इजिप्ट के बारे में कल्पना करें तो हमें उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में क्या लगेगा कि क्या हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी से बेहतर है? वैसे हमें निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को एक यूजफुल पावर के रूप में हमें सौगात में दिया, और ये सौगात हमें 19वीं सदी के अंत में मिली। लेकिन साल 1934 में पुरातत्वविदों को एक ऐसी चीज मिली जिसके मिलने की कभी भी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। पुरातत्वविदों को जो चीज मिली थी वो पार्थियन बैटरी थी, जिसे बगदाद बैटरी भी कहा जाता है। वैसे तो इस बैटरी में आज की मॉडर्न बैटरी जैसा कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन ये बैटरी 3 पार्ट से मिलकर बनी थी: सिरेमिक पार्ट, कॉपर ट्यूब और आयरन रॉड। जब इस बैटरी में लिक्विड एसिड को भरा गया तो उससे इसमें केमिकल रिएक्शंस होने लगी, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने लगा। जब इस बैटरी की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये बैटरी 2000 साल पहले इस्तेमाल की जाती थी। पार्थियन बैटरी के बनने के करीब 1900 साल बाद हमने बिजली को समझा और उसको इस्तेमाल करना सीखा। पार्थियन बैटरी की खोज ये दर्शाती है कि हमसे भी बहुत पहले प्राचीन समय के लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना और उसको उपयोग करना जानते थे। ग्रेट पिरामिड खुद में ही एक अनसुलझी पहेली है। ग्रेट पिरामिड में टनल्स बने हुए हैं जो कि बहुत ही गहराई तक जाते हैं, और ग्रेट पिरामिड में कुछ चेम्बर्स तो ऐसे भी हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनके अंदर अभी तक कोई नहीं जा सका है क्योंकि इन चेम्बर्स का दरवाजा पूरी तरह से शील्ड है। ग्रेट पिरामिड कभी पॉलिश्ड लाइमस्टोन से कवर था जो इसके सरफेस को एकदम स्मूथ और फ्लैट बनाते थे, जिससे सूर्य की किरणें इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाती थीं, जैसे एक मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं। प्राचीन मिस्र वासियों ने पिरामिड के अंदर डोलोमाइट का प्रयोग किया था। डोलोमाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। पिरामिड के अंदर जो अंडरग्राउंड टनल्स और पासेज बने हुए हैं वो रेडियो एक्टिव ग्रेनाइट से कवर्ड हैं। इन ग्रेनाइट में बहुत ज्यादा मेटल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल मौजूद हैं, और ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पर दबाव बढ़ाने से पैदा होती है। ग्रेट पिरामिड में ग्रेनाइट का उपयोग उसके अंदर की हवा को आयोनाइज्ड करने के लिए किया गया था। उसके अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन करा के कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता था। ये सारी ही कंडीशंस बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट कर सकती थी। पिरामिड के अंदर ताबूत भी मिले हैं।
कई सालों तक खोजकर्ता ये मानते रहे कि ये ग्रेनाइट से बने ताबूत प्राचीन मिस्र के फेरो के हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन ताबूतों का वजन 10 टन है और ये आकार में इतने बड़े हैं कि पिरामिड के अंदर जो टनल्स हैं उनके एंट्रेंस के द्वारा इनको अंदर नहीं ले जाया जा सकता। तो अभी ये ताबूत पिरामिड के अंदर कैसे गए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इन ताबूतों को पहले से ही वहाँ सेट करके पिरामिड्स को बनाया गया था और ये ताबूत एक नॉर्मल इंसान के शरीर से बहुत बहुत बड़े हैं। ऐसा लगता है कि ये ताबूत फेरो की मम्मी के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए बनाए गए हों। साल 1993 में ग्रेट पिरामिड में एक सीक्रेट चैम्बर को खोजा गया। ऐसा माना जा रहा था कि ये क्वींस चैम्बर है, लेकिन साल 2011 में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इस चैम्बर के अंदर एक रिमोट कैमरा को भेजा गया। ये चैम्बर पूरी तरह से सील्ड था, जिसके अंदर कॉपर वायर मिले, जिसका उपयोग सील्ड कमरे में पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए किया जाता होगा। ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और कॉपर ये सभी मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए काफी एफिशिएंट हैं। हजारों साल पहले नील नदी इन्हीं पिरामिड्स के पास से होकर फ्लो करती थी और इसके पानी का इस्तेमाल पिरामिड में पावर सोर्स के रूप में किया जाता था। कैपिलरी इफेक्ट की वजह से पानी ऊपर चढ़कर लाइमस्टोन सरफेस पर पहुंचता था। इसके मूवमेंट से वाइब्रेशंस पैदा होने लगते जो पिरामिड के अंदर लगे क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पर दबाव डालते और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती। इससे पिरामिड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होने लगती। वो एनर्जी पिरामिड के टॉप पर पहुंचती। ग्रेट पिरामिड के ऊपर एक कैपस्टोन लगा था जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था, जो नेगेटिव आयंस को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भेजता। और जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, कुछ इस तरह से वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते थे। अब सवाल आता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कैसे किया करते थे? तो इसका जवाब मिलता है प्राचीन इजिप्ट की कलाकृतियों में। जैसा कि आप इस कलाकृति में देख रहे हो कि ये लोग कुछ ऐसा कैरी कर रहे हैं मानो उनके हाथों में लाइट बल्ब हो, और ये हाथौर के टेम्पल में बनी एक कार्विंग है जिसमें ये एक लाइट बल्ब की तरह लग रहा है जो एक केबल के द्वारा एक बॉक्स से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का रिसीवर हो। जब वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट किया तो नतीजे कुछ ऐसे थे जैसे आसमान में कड़कती हुई बिजली में होते हैं। हालांकि पिरामिड्स की पावर प्लांट थ्योरी पर भी कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। पावर प्लांट थ्योरी ग्रेट पिरामिड की उन थ्योरीज में से एक है जो पिरामिड की मिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है, लेकिन है तो ये महज एक थ्योरी ही जिसको एकदम सच मान लेना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन पिरामिड की पावर प्लांट थ्योरी को एकदम से नकारा भी नहीं जा सकता, इसीलिए तो मिस्र के पिरामिड इतने रहस्यमयी हैं। इतनी भारी भरकम इमारत को बनाने का मकसद सिर्फ एक मकबरा बनाना हो ऐसा तो नहीं लगता। प्राचीन मिस्र वासियों द्वारा पिरामिड्स का उपयोग किसी खास काम के लिए किया जाता रहा होगा, क्योंकि ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए पृथ्वी की परफेक्ट जियोग्राफी, जियोमेट्री और स्टार कॉन्स्टेलेशन को ध्यान में रखा है। सच क्या था वो तो उन्हीं को पता होगा जिन्होंने इसको बनाया था। हम तो तथ्यों के आधार पर केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। अगर सच में ही पिरामिड्स पावर प्लांट थे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से कई गुना बेहतर थी। कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है तो कुछ कहते हैं देवताओं ने। सच क्या है ये कोई भी नहीं जानता। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पिरामिड्स तक ही एंशिएंट टेक्नोलॉजी सीमित है तो आप गलत हो, क्योंकि अभी तक हमने जो जाना है ये तो एंशिएंट टेक्नोलॉजी की सिर्फ अधूरी कहानी है। एंशिएंट टेक्नोलॉजी का असली रहस्य तो इजिप्ट के प्राचीन मंदिरों में छुपा है, ईस्टर द्वीप की मूर्तियों में छुपा है, स्टोनहेंज में छुपा है, डार्क नाइट सैटेलाइट में छुपा है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्राचीन टेक्नोलॉजी की बात हो और भारत का उसमें कोई योगदान न हो। लेकिन इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे एंशिएंट एलियन सीरीज के अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल की अन्य वीडियोज का लुत्फ उठाइए। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।